युवराज भैरवनाथ को देखते हुए सोचने लगता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा, लेकिन सुहानी की जान बचाने के लिए बस अब एक ही रास्ता बचा है। युवराज अपनी आंखें बंद करके अपने मन में कहता, पद्मिनी तुम्हारी जरूरत है मुझे। ये कहकर युवराज अपनी आंखें खोल लेता है। उसके सामने भैरवनाथ, वो साया और वो तांत्रिक खड़े थे। उसके पास सुहानी डर से उसका हाथ पकड़े हुए खड़ी थी। युवराज की हथेली भैरवनाथ के वार के कारण खून से लथपथ हो चुकी थी और समायरा के आने की भी अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। युवराज और सुहानी अपने 3 खतरनाक दुश्मनों से घिरे खड़े हुए थे और युवराज सुहानी पर होने वाले हर वार को रोकने के लिए उसके साथ खड़ा था, लेकिन इस वक्त भैरवनाथ सुहानी के लिए मारण मंत्र पढ़ रहा था, जिसके पूरे होते ही सुहानी का बचना नामुमकिन था। युवराज किसी मंत्र का तोड़ या उसका रोकना नहीं जानता था। युवराज अब अपना वो आखिरी पत्ता खोलने वाला था जिसे उसने अंत के लिए बचा कर रखा हुआ था, क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। युवराज की नजर अब भी भैरवनाथ पर थी, जो बिना रुके लगातार मारण मंत्र पढ़े जा रहा था। मंत्र पढ़ते हुए उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन तभी भैरवनाथ के होंठ हिलने बंद हो जाते हैं। ऐसा होते ही भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता और हैरानी से युवराज की ओर देखने लगता है। ये देखकर वो तांत्रिक गुस्से में कहती है, तू रुक क्यों गया? जल्दी से अपना मंत्र पूरा कर और इस लड़की को खत्म कर। उस तांत्रिक की बात को सुनकर भैरवनाथ बौखलाहट के साथ अपने हाथों से अपने होठों की तरफ इशारा करने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके होंठ चिपक गए हों और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। भैरवनाथ की ये हालत देखकर सुहानी हैरान रह जाती और युवराज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो तांत्रिक गुर्राते हुए भैरवनाथ से अपनी भयानक आवाज में कहती है, तो कहना क्या चाहता है? भैरवनाथ अपना पूरा जोर लगाता है और उसके मुंह से आवाज निकलती है, किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया है। ये कहते ही भैरवनाथ शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अभी तो उसके मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकल रहा था, तो अब वो बोल कैसे पा रहा है। वो तांत्रिक भी समझ जाती कि यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो उसकी समझ से बाहर है। वो तांत्रिक गुस्से में चीखते हुए युवराज से कहते, ये ना तो तू कर सकता है और ना ही समायरा। कौन है तेरे साथ? भैरवनाथ भी घबराते हुए युवराज की ओर देखने लगता है। सुहानी भी अब तक कुछ भी समझ नहीं पाई थी। युवराज तांत्रिक के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, वो बस सुहानी का हाथ थामे उनके सामने ही खड़ा रहता है। तभी उस साये से एक औरत की जोर से चीखने की आवाज आती। ये आवाज इतनी भयानक थी कि सुहानी और भैरवनाथ अपने कान बंद कर लेते हैं। उस साये को देखते हुए वो तांत्रिक खुद से कहती, ये कैसे हो सकता है? एक आत्मा को कौन दर्द दे सकता है? वो तांत्रिक यही सोच रही होती है, तभी युवराज के पीछे से पद्मिनी विशिंग वेल की तरफ से आती हुई दिखाई देती है। पद्मिनी ने एक सफेद स्टाइलिश साड़ी पहनी हुई थी और वो अभी भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में वही चमक थी जो हमेशा ही रहती थी। पद्मिनी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इतने सीरियस और डेंजरस सिचुएशन में है। कुछ ही देर में पद्मिनी युवराज के पास आकर खड़ी हो जाती है। पद्मिनी को वो तांत्रिक और भैरवनाथ दोनों ही नहीं पहचानते थे। वो दोनों एकटक पद्मिनी को ही देख रहे थे। ये देखकर सुहानी की नजर भी युवराज के पास खड़ी पद्मिनी पर जाती है। सुहानी भी पद्मिनी को देखकर उतना ही घबरा जाती है जितना कि भैरवनाथ। सुहानी घबराते हुए युवराज से कुछ कहने ही वाली होती, तभी युवराज सामने देखते हुए सुहानी से कहता है, डरो मत, सब ठीक है। युवराज को रिलैक्स देखकर सुहानी का डर भी थोड़ा कम हो जाता है। उसे अब अंदाजा हो जाता है कि शायद पद्मिनी युवराज की मदद करने ही आई है। पद्मिनी एक नजर युवराज की तरफ देखती है। पद्मिनी को देखकर युवराज समझ जाता है कि वो उसे अपना काम शुरू करने के लिए कह रही है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उन अस्थियों की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज को ऐसे जाते देखकर सुहानी उससे कहती, युवराज सर, पद्मिनी अकेले उन्हें कैसे रोक पाएगी? उसे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। युवराज सुहानी का हाथ थामे हुए चलते हुए कहता है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये कहते ही युवराज उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो कलश दफन था। इधर युवराज और सुहानी को उस जगह पर पहुंचते देख वो तांत्रिक युवराज को घूरने लगती है। जैसे ही उसकी नजर युवराज पर पड़ती है, युवराज के कलाई के निशान में फिर से बहुत तेज दर्द होता है और कुछ ही पलों में वो दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है। युवराज दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर पद्मिनी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो एक नजर गुस्से से उस तांत्रिक की तरफ देखने लगती है। पद्मिनी के इस तरह से देखते ही उस तांत्रिक के शरीर में भी बिल्कुल वैसा ही दर्द होता है जैसा इस वक्त युवराज को हो रहा था। इतने दर्द की वजह से वो तांत्रिक अपने घुटने पर आकर जोर से चीखने लगती है। ऐसा होते ही उस तांत्रिक का ध्यान युवराज से हट जाता है और युवराज का दर्द फिर से कम हो जाता है। युवराज फिर से उठकर जमीन को खोदना शुरू कर देता है।
उस तांत्रिक ने अपनी क्रिया से युवराज के शरीर पर अपना कंट्रोल रखा हुआ था, जिसे आज सुहानी खत्म करने वाली थी। पद्मिनी उस तांत्रिक और मृदुला को टॉर्चर कर ही रही थी, तभी वहाँ पर निशा, विवेक और राघव पहुँच जाते हैं। पुराने रोड पर कार रोककर वो तीनों भागते हुए विशिंग बेल के पास आते हैं। जैसे ही वो तीनों विशिंग बेल के पास पहुँचते हैं, भैरवनाथ पद्मिनी को देखकर फिर से एक मंत्र पढ़ने लगता है। उसके ऐसा करते ही पद्मिनी की नजर उस पर पड़ती है और भैरवनाथ अपनी जगह से कई फीट दूर जाकर एक पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर जाता है। विशिंग बेल के पास पहुंचते ही निशा, विवेक और राघव इसी सीन को देख लेते हैं और ये देखकर उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जहां युवराज और समायरा को होना चाहिए था, वहां पर पद्मिनी अकेले क्या कर रही है। और वो लोग भैरवनाथ को भी देखकर काफी कंफ्यूज थे। सामने का नजारा देखकर निशा कहती है, ये पद्मिनी यहाँ क्या कर रही है और वो ढोंगी बाबा कौन है, यहाँ हो क्या रहा है। विवेक आसपास नजर दौड़ाने लगता है, फिर उसकी नजर कुछ दूर खड़े युवराज और सुहानी पर जाती है, जो इस वक्त जमीन खोद रहे थे। विवेक उन्हें देखते हुए निशा और राघव से कहता है, वो देखो युवराज सर और सुहानी वहाँ हैं, चलो उनकी हेल्प करते हैं। निशा अभी भी अपने सामने हो रहे फाइट को देखते हुए कहती है, लेकिन ये लोग। निशा इतना ही कह पाई थी कि विवेक उसकी बात को काटते हुए कहता, इसे छोड़ो, जो सामने है वो दोनों हमारे दुश्मन हैं। इनमें से एक तो पक्का आज मरकर ही जाएगा और जो बचेगा उससे हम निपट लेंगे। ये कहते हुए विवेक निशा का हाथ पकड़कर युवराज और सुहानी की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पहुंचकर विवेक और राघव युवराज की मदद करने लगते हैं। अब निशा और सुहानी की नजर पद्मिनी पर पड़ती है। वो दोनों ये देखकर दंग रह जाती हैं कि पद्मिनी अकेले ही बड़े आराम से भैरवनाथ, तांत्रिक और उस सह को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी। भैरवनाथ का एक भी मंत्र पद्मिनी पर काम नहीं कर रहा था और वो तांत्रिक कब से दर्द से चीख रही थी। उसे देखकर निशा सुहानी से कहती, यार ये पद्मिनी सिंघानिया क्या चीज है और क्या ये हमारी साइड है। सुहानी हैरानी से पद्मिनी को देखते हुए कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। निशा अपने आसपास देखते हुए कहती है, समायरा कहाँ है। सुहानी फिर से ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, पता नहीं। निशा अपना मुंह बनाकर सुहानी को देखने लगती, तभी विवेक की आवाज आती है, युवराज सर हो गया। विवेक के ऐसा करने पर निशा और सुहानी उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि जमीन के नीचे दबा हुआ वो कलश अब दिखाई देने लगा था। युवराज फौरन अपना हाथ अंदर डालकर उस कलश को उठाने लगता है। जैसे ही वो कलश जमीन के बाहर आता है, वो साया उसकी तरफ बढ़ने की लगातार कोशिश करने लगता है, लेकिन पद्मिनी ने पहले ही उसे एक जगह पर बांध कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। भैरवनाथ अब तक घायल होकर उस विशिंग बेल के पास ही पड़ा था। तभी वो तांत्रिक उस दर्द में भी अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो जाती है और पद्मिनी पर अपनी शक्तियां फिर से आजमाने लगती है। वो तांत्रिक एक के बाद एक मंत्र लगातार पढ़े जा रही थी, लेकिन उसके किसी मंत्र का असर पद्मिनी पर हो ही नहीं रहा था। तभी वो एक गहरी सांस लेते हुए एक मंत्र पढ़कर पद्मिनी की तरफ देखती है। उसके ऐसा करते ही आग की बड़ी बड़ी लपटें उस तांत्रिक से निकलकर पद्मिनी की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर वो तांत्रिक खुश हो जाती है, क्योंकि ये उसका पहला मंत्र था जिसका पद्मिनी पर कुछ असर हुआ था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वो आग की लपटें पद्मिनी से कुछ ही दूर आकर गायब होने लगती हैं। ये सीन देखकर वहाँ खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिवाय युवराज की। युवराज वो कलश अपने हाथ में लिए हुए कहता है, सुहानी जल्दी चलो। सुहानी युवराज को रोकते हुए कहती, युवराज सर हमें कुछ और भी चाहिए। युवराज कहता है, क्या। सुहानी युवराज को समझाते हुए कहती, युवराज सर ये क्रिया हम आपको उस साय के साथ साथ उस तांत्रिक के कंट्रोल से छुड़ाने के लिए भी कर रहे हैं। इसके लिए हमें उसके बाल और एक नाखून की भी जरूरत पड़ेगी। सुहानी की बात सुनकर निशा और विवेक लगभग चीखते हुए कहते हैं, क्या। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी पद्मिनी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वहाँ खड़ी वो तांत्रिक फिर से जोर से चीखने लगती है। कुछ ही पलों में उस तांत्रिक के दाहिने हाथ की एक उंगली से उसका नाखून उखड़कर पद्मिनी के हाथ में आ जाता है और उसके बाद उसके कुछ बाल भी पद्मिनी के हाथ तक आ जाते हैं। ये सब देखकर सुहानी, निशा और विवेक दंग रह जाते हैं। तभी युवराज सख्त आवाज में कहता, विवेक। विवेक युवराज की बात समझ जाता है और डरते हुए पद्मिनी के पास जाकर अपना हाथ उसके आगे बढ़ा देता है। पद्मिनी को इतने करीब से देखकर विवेक की हालत खराब हो रही थी। पद्मिनी वो नाखून और बाल विवेक के हाथ में रख देती है, जिसे लेकर विवेक भागते हुए युवराज के पास आ जाता है और अगले ही पल वो सभी उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ भैरवनाथ और उस तांत्रिक को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ी ये औरत कौन सी बला है, जिसके सामने वो एक पल भी नहीं टिक पा रहे हैं। वो लोग अब तक पूरी तरह से हार मान चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि अब वो पद्मिनी से नहीं लड़ सकते।
पद्मिनी इस वक्त विशिंग बेल के बिल्कुल करीब खड़ी थी। वो धीरे धीरे उस विशिंग बेल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उस पर अपना दाहिना हाथ रख देती है। उस पर हाथ रखते ही पद्मिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ ही पलों में पद्मिनी अपनी आंखें हैरानी से खोल लेती है। अभी तक जो शांति पद्मिनी के चेहरे पर थी अब वो जा चुकी थी और अब उसके चेहरे पर बस हैरानी और गुस्सा दिखाई दे रहा था। अब पद्मिनी उस विशिंग बेल के अंदर देखती, उसके ऐसा करते ही विशिंग बेल उसे अपने अंदर खींच लेता है और पद्मिनी उस कुएं के अंदर चली जाती है। ऐसा होते ही वो साया आजाद हो जाता है। भैरवनाथ ये सब देखकर दंग रह जाता। वो हिम्मत करके अपनी जगह से उठते हुए कहता है, ये क्या हुआ, वो कहाँ गई? वो तांत्रिक सीरियस होकर विशिंग बेल को देखते हुए कहती है, जहाँ भी गई है अब वापस नहीं आएगी। कुछ देर रुककर वो आगे कहती है, अब चलो, हमें उन्हें रोकना है। इधर युवराज सुहानी और बाकी लोगों के साथ नदी के किनारे पहुंच गया था। सुहानी युवराज के हाथ से उस कलश को लेकर उसमें उस तांत्रिक के नाखून और बाल को डाल देती है। ये करने के बाद सुहानी युवराज को देखने लगती है। सुहानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो युवराज से कुछ कहना चाहती लेकिन कह नहीं पा रही है। सुहानी एक बार युवराज को देखती है और एक बार उसकी हथेली को। युवराज की हथेली भैरवनाथ के चाकू से बुरी तरह से कटी हुई थी। युवराज सुहानी के मन की बात समझ जाता है और फौरन एक चाकू लेकर अपनी कटी हुई हथेली पर एक और कट लगा देता है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी की आंखें नम हो जाती हैं और वहाँ खड़े बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। युवराज अपने दूसरे हाथ से सुहानी के आंसू पोंछते हुए कहता, अब क्या करना है? सुहानी वो कलश युवराज की तरफ बढ़ा देती। युवराज अपना हाथ आगे बढ़ाकर खून की कुछ बूंदें उस कलश में टपका देता है। युवराज के ऐसा करने के बाद सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में कुछ जाप करने लगती है। कुछ देर में सुहानी अपनी आंखें खोलते हुए कहती, युवराज सर, अब वो आपको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सुहानी के ऐसा कहते ही उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये आवाज सुनते ही युवराज की आंखों की पुतलियां लाल हो जाती हैं और उस आवाज की तरफ अपना चेहरा करके वो खड़ा हो जाता है। वहां अब वो तांत्रिक उस साय के साथ आ चुकी थी। उसे वहां देखते युवराज के मन में पद्मिनी का ख्याल आता है, लेकिन उसे पता था कि अभी उसे उन दोनों से सुहानी और बाकी लोगों को बचाना है। इस वक्त युवराज और वो तांत्रिक आमने सामने खड़े थे और सुहानी नदी के किनारे बैठी थी। इससे पहले कि वो साया या तांत्रिक आगे कुछ भी कर पाते, सुहानी उन कलश की अस्थियों को नदी में बहा देती है। सुहानी के ऐसा करते ही तीन लोग एक साथ चीख पड़ते हैं, युवराज, वो साया और वो तांत्रिक। वो साया फौरन वहां से गायब हो जाता है, लेकिन युवराज और वो तांत्रिक घुटने के बल जमीन पर बैठ जाते हैं। युवराज के शरीर से मृदुला का एक और अंश खत्म हो गया था, इसलिए युवराज को फिर से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। सुहानी ने आज मृदुला के साथ साथ युवराज से उस तांत्रिक के कंट्रोल को भी खत्म कर दिया था, जिस वजह से उस तांत्रिक को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इस वक्त युवराज और वो तांत्रिक एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर घुटने के बल बैठे थे। बाकी के लोग उन दोनों से दूर हो गए थे, क्योंकि पिछली बार समायरा ने बताया था कि इस वक्त पर किसी का भी युवराज को छूना ठीक नहीं है। कुछ ही देर में उस तांत्रिक के चारों तरफ काला धुआं फैल जाता है। ये धुआं देखकर युवराज अपना सर उठाता है और पल भर में वो तांत्रिक उसके आंखों के सामने से गायब हो जाती है। भैरवनाथ को पद्मिनी ने इस हद तक घायल कर दिया था कि इस वक्त उसकी युवराज के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। धीरे धीरे युवराज का दर्द कम होता जाता है और वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगता है। विवेक युवराज को पकड़कर उठने में उसकी मदद करता है। युवराज अपनी जगह पर खड़े होते ही कहता है, पद्मिनी कहाँ है? युवराज का सवाल सुनकर भी वहां खड़े सभी लोग खामोश रहते हैं। किसी के पास भी युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं होता। ये देखकर युवराज खुद से कहता है, कुछ तो गलत हुआ है, वरना पद्मिनी के होते हुए ये यहाँ नहीं आ सकते थे। युवराज अपना अगला सवाल करता है, क्या समायरा आई? युवराज के इस सवाल पर सुहानी नाम में अपना सर हिला देती है। युवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज हुआ क्या है। अब उसे पद्मिनी के साथ साथ समायरा की भी चिंता होने लगी थी। युवराज सभी के साथ फौरन कार की तरफ बढ़ जाता है। कार के पास पहुंचते ही युवराज समायरा को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल आंसर नहीं होता। युवराज के कई बार कॉल करने पर भी समायरा उसका कॉल रिसीव नहीं करती। ये देखकर युवराज सभी को राघव के साथ अपने घर भेज देता है, सिवाय सुहानी के। युवराज सुहानी को अपने साथ लेकर अर्नब के घर की तरफ बढ़ जाता है। अब रात के 10 बज रहे थे। अर्नब अपने घर में कब से समायरा का वेट कर रहा था, लेकिन समायरा अब तक घर नहीं आई थी। अर्नब उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन समायरा उसका कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। समायरा ने पहले भी कई बार ऐसा किया था, इसलिए अर्नब ने अब तक कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया था।
हर बार से अलग आज अर्नब का मन बहुत बेचैन हो रहा था। कुछ देर और इंतजार करने के बाद अर्नब समायरा को ढूंढने जाने का फैसला करने लगता है। वो फौरन अपनी कार बाहर निकालता है और समायरा को ढूंढने चला जाता है। अर्नब हर उस जगह पर जाकर समायरा को ढूंढता है जहां उसके होने के चांसेस थे, लेकिन उसे समायरा कहीं भी नहीं मिलती। अब तक अर्नब समायरा के लिए बुरी तरह से डर चुका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो उसे कहाँ ढूंढे। जब उसे आगे कुछ समझ नहीं आता तो समायरा को ढूंढने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करने का सोचता है। अर्नब एक आईपीएस ऑफिसर था। उसके एक ऑर्डर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस एक्टिव हो सकती थी। अर्नब अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करने ही वाला था, तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। उसने हर जगह समायरा को ढूंढ लिया था सिवाय पुराने रोड के। अर्नब फौरन अपना फोन साइड में रखकर कार तेजी से पुराने रोड की तरफ बढ़ा देता है। कुछ ही देर में अर्नब पुराने रोड के पास पहुंच जाता है। कुछ दूर तक जाने के बाद उसे रोड पर एक लड़की पड़ी हुई दिखाई देती है। उसे देखकर अर्नब को ये समझने में देर नहीं लगती कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि समायरा है। समायरा रोड पर बेहोश पड़ी थी। अर्नब फौरन उसके पास जाकर अपनी कार रोक देता और कार से उतरकर समायरा के पास चला जाता है। अर्नब समायरा के पास बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखता है। समायरा का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। अर्नब समायरा के बाल उसके चेहरे से हटा देता है। जैसे ही अर्नब समायरा के चेहरे से उसके बाल हटाता है, समायरा का चेहरा देखकर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। अर्नब देखता है कि समायरा का चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था। ये देखने के बाद अर्नब की नजर समायरा की बॉडी पर जाती है। उसके शरीर से कई जगह पर खून पानी की तरह बहे जा रहा था। अर्नब ये देखकर दंग रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समायरा की ये हालत कौन कर सकता है। अर्नब बिना देरी किए समायरा को अपनी बाहों में लेकर उसे अपने कार में ले जाता है और सीधा कार हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा देता है। इधर युवराज अर्नब के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि अर्नब के घर पर कोई नहीं है। ये सब देखकर युवराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से सब कुछ उसके हाथ से कैसे निकलता जा रहा है। सुहानी इस वक्त युवराज के साथ थी, इसलिए उसने अब तक अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। वो अपना गुस्सा जाहिर करके सुहानी को डराना नहीं चाहता था। युवराज फौरन अर्नब को कॉल करता, लेकिन अर्नब हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर खड़ा डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा था, जो अभी समायरा का इलाज कर रहे थे। अर्नब इस वक्त बेहद परेशान था, इसलिए अपने किसी भी कॉल को वो आंसर नहीं कर रहा था। जब अर्नब और समायरा दोनों युवराज के कॉल को आंसर नहीं करते तो युवराज समझ जाता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन युवराज को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है उनके साथ। युवराज फौरन रॉबिन को कॉल करके अर्नब और समायरा के फोन लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कहता है। 5 मिनट के अंदर रॉबिन कॉल करके युवराज से कहता है, युवराज सर, अर्नब और समायरा दोनों का फोन अभी आपके हॉस्पिटल में ही है। रॉबिन के ऐसा कहते ही युवराज फौरन सुहानी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। युवराज को समझ में नहीं आ रहा था कि सुहानी को इस तरह से उसके साथ परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी युवराज के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो सुहानी को अकेला नहीं छोड़ सकता था। युवराज अपने हॉस्पिटल कॉल करके समायरा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लेता। इधर अर्नब अभी भी आईसीयू के बाहर बेचैनी के साथ इधर उधर घूम रहा था। तभी वो देखता है कि डॉक्टर्स की एक पूरी टीम भागते हुए आईसीयू के अंदर जाने लगती है। ये देखकर अर्नब एक डॉक्टर को रोकते हुए कहा, डॉक्टर, यहाँ क्या हो रहा है? समायरा ठीक तो है ना? डॉक्टर हड़बड़ी में अर्नब से कहता, एएसपी सर, अभी अभी मिस्टर युवराज दीवान का कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि अंदर जो पेशेंट है उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर उस पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। आप प्लीज मुझे भी जाने दीजिए। ये कहते हुए वो डॉक्टर आईसीयू के अंदर चला जाता है। डॉक्टर की इस बात को सुनकर अर्नब हैरानी से खुद से कहता है, ये युवराज का समायरा से क्या कनेक्शन है? पिछली बार भी वही समायरा को प्रोटेक्ट कर रहा था और अब फिर से उसने समायरा को बचाने के लिए पूरा हॉस्पिटल लगा दिया है। आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? अर्नब इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। तभी युवराज हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वो फौरन अर्नब के पास जाकर कहता, किसने किया ये सब? अर्नब युवराज के चेहरे को देखकर ही समझ जाता है कि इस वक्त युवराज समायरा के लिए बहुत परेशान है। युवराज का समायरा पर इतना ध्यान देना अर्नब को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि युवराज ने शुरू से समायरा को प्रोटेक्ट किया था, इसलिए वो आज रात की सारी बातें युवराज को बता देता है। सारी बातें सुनकर युवराज अर्नब से कहता है, तो तुम नहीं जानते कि समायरा की ये हालत किसने की? अर्नब नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता, नहीं। सुहानी भी इस वक्त युवराज के साथ खड़ी थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि समायरा की ये हालत कौन कर सकता है, क्योंकि उनके सारे दुश्मनों से तो पद्मिनी पहले ही निपट चुकी थी। अर्नब की नजर भी युवराज के साथ साथ खड़ी सुहानी पर पड़ती है, लेकिन वो अभी इतना परेशान था कि उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। कुछ ही देर में सारे डॉक्टर्स आईसीयू से बाहर निकल कर युवराज के पास आ जाते हैं। युवराज को देखकर उन सबकी हालत खराब हो जाती है।
अर्नब और सुहानी ये बात अच्छे से नोटिस कर रहे थे। एक डॉक्टर युवराज से कहता, मिस्टर दीवान, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है, शायद कल तक उन्हें होश आ जाए। डॉक्टर की बात सुनकर युवराज, अर्नब और सुहानी एक चैन की सांस लेते हैं। युवराज बाकी के डॉक्टर्स को वहां से भेजकर हेड डॉक्टर से कहता, समायरा को किस तरह की चोट लगी है डॉक्टर? डॉक्टर कहते, मिस्टर दीवान, हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि उनकी इंजरी किस तरह की है, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर इंजरी है, लेकिन किसी चीज से मारने के कोई भी निशान नहीं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें इतनी चोट आखिर लगी तो कैसे। डॉक्टर की इस बात को सुनकर युवराज कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हाँ अब आप लोग जा सकते हैं। युवराज के ऐसा कहते ही डॉक्टर फौरन वहां से चला जाता है। सुहानी और अर्नब डॉक्टर की बात सुनकर हैरान थे। सुहानी युवराज से कुछ कहने ही वाली होती, तभी युवराज अपनी आंखों से इशारा करके उसे अर्नब के सामने कुछ भी कहने से मना कर देता है। युवराज अर्नब से कहता, एएसपी सिंह, क्या आप समायरा के साथ यहीं रुकेंगे? युवराज के सवाल पर अर्नब हाँ में अपना सर हिला देता है। तभी युवराज के 10 से 12 बॉडीगार्ड्स आईसीयू के बाहर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर अर्नब को फिर से ये बात खटकने लगती है। उनके आने पर युवराज अर्नब से कहता, ये हर वक्त समायरा को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो देन कॉल मी। अर्नब भी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, हाँ युवराज। इसके बाद युवराज हॉस्पिटल के बाहर चला जाता और अर्नब उसे जाते हुए देखने लगता है। युवराज ने अभी अभी अर्नब के ईगो को काफी हर्ट कर दिया था। अर्नब खुद एक काबिल और बड़ा पुलिस ऑफिसर है और उसके होते ही युवराज उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था जिससे वो प्यार करने लगा था। ये बात अर्नब को बहुत खटक रही थी, लेकिन बात समायरा की सिक्योरिटी की थी, इसलिए अर्नब इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। हॉस्पिटल से निकलते ही युवराज पूरी स्पीड के साथ अपने घर की तरफ बढ़ जाता है और एक बहुत जरूरी काम था जो युवराज को आज ही करना था। युवराज अभी भी खामोश था। उसके मन में अभी 3 सवाल चल रहे थे। पहला, समायरा पर अटैक किसने किया? इसके जवाब में उसके मन में सिद्धार्थ का नाम आ रहा था, लेकिन युवराज जानता था कि सिद्धार्थ में इतना दम नहीं कि वो समायरा की ये हालत कर सके। दूसरा सवाल कि पद्मिनी कहाँ है, और तीसरा सवाल ये कि आज उसने नदी के पास जो देखा वो क्या था। इस वक्त वो तीसरा सवाल युवराज को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। सुहानी भी आज युवराज की हालत समझ रही थी, इसलिए वो भी इस वक्त युवराज से कोई सवाल नहीं करती। कुछ ही देर में युवराज अपने घर पहुंच जाता है। कार से निकलते युवराज सुहानी का हाथ थामे बड़ी तेजी से अपने घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आते ही युवराज देखता है कि निशा, विवेक और यशवंत अभी लिविंग एरिया में ही बैठे हुए थे। राघव किसी काम से अपने घर जा चुका था। यशवंत विवेक और निशा से युवराज के बारे में पूछ रहे थे और वो दोनों उनके हर सवाल को टाले जा रहे थे। यशवंत को अब तक ये एहसास हो चुका था कि वो सब उनसे छुपकर कुछ बड़ा कर रहे हैं और यही बात उन्हें परेशान किए जा रही थी। युवराज गुस्से से लाल लिविंग एरिया में आता है और वहां आते ही वो फौरन शुभ्रा के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। युवराज एक किक मारकर उसके कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। युवराज को ऐसा करते देख डर से यशवंत का गला सूख जाता है। वो युवराज को रोकने की कोशिश करते हुए उसके पीछे पीछे शुभ्रा के कमरे में चले जाते हैं। ये सब देखकर सुहानी, निशा और विवेक को भी कुछ समझ नहीं आता। वो तीनों भी शुभ्रा के कमरे में चले जाते हैं। शुभ्रा अपने बेड पर आराम से सो रही थी। उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा टूटते ही शुभ्रा बेड से उठ जाती है और गुस्से से युवराज को अपनी तरफ आते हुए देखती है। युवराज को देखकर शुभ्रा अपने कैरेक्टर में आते हुए अनजान बनकर बड़ी मासूमियत से युवराज से कहती, युवराज क्या हुआ बेटा, तुम? शुभ्रा इतना ही कह पाई थी तभी युवराज उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से सटा देता है। युवराज के ऐसा करते ही यशवंत के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। निशा, सुहानी और विवेक ये देखकर दंग रह जाते हैं। उन तीनों ने अब तक युवराज को शुभ्रा से बड़े प्यार और इज्जत से बर्ताव करते देखा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युवराज उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सुहानी को ऐसा लगता है शायद युवराज गुस्से में शुभ्रा के साथ ऐसा कर रहा है। वो युवराज को रोकने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। इससे पहले कि सुहानी युवराज और शुभ्रा तक पहुंच पाती, यशवंत सुहानी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं। ये देखकर सुहानी और निशा को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन विवेक अब तक काफी कुछ समझ गया था। विवेक की नजर फौरन शुभ्रा के दाएं हाथ पर जाती है और वो शुभ्रा की कलाई पर मृदुला के पति के नाम का टैटू देख लेता है। युवराज की गिरफ्त में शुभ्रा मासूमियत का नाटक करते हुए घबराहट भरी आवाज में कहती, युवराज बेटा। शुभ्रा इतना ही कह पाती है तभी युवराज उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गुस्से से कहता है, पद्मिनी कहाँ है? युवराज का ये सवाल सुनकर शुभ्रा के चेहरे की वो मासूमियत
और घबराहट गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। कुछ ही पलों में शुभ्रा के आंखों की पुतलियां भी सफेद हो जाती हैं। अगर आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं और यहाँ तक सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि रहस्य और रोमांच से ये कहानी पूरी तरह से फुलफिल होने वाली है। और कमेंट करके भी बताएं कि ये कहानी आपको कैसे लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।